नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का हिंदी का पेपर खंड आ बहुविकल्पी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, उनको बताएंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। चलो चलते हैं। सेट 1 2023 और इसका कोड है 801 DA। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न हैं सारे, देखेंगे हम। प्रश्न है हमारा पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है शुक्ल युग। अगला है, गबन के रचनाकार हैं? तो गबन के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद और यह एक उपन्यास है। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। कंकाल के रचनाकार हैं? कंकाल के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं? तो कलम का सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। अगले प्रश्न की ओर, शुक्ल युग की समय अवधि है? तो शुक्ल युग की समय अवधि है 1919 से 1938 तक। साकेत के लेखक हैं? साकेत के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। ये एक राष्ट्र कवि भी कहे जाते हैं और प्रश्न आता है कि राष्ट्र कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। और प्रकृति वाले कौन से कवि माने जाते हैं? तो उनके लिए कहेंगे सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका हैं? महादेवी वर्मा छायावाद युग की लेखिका हैं। गंगा लहरी किसने लिखी है? तो गंगा लहरी लिखी है पद्माकर जी ने। आधुनिक काल की समय सीमा 1843 से लेकर अब तक मानी जाती है। महादेवी की रचना नहीं है, तो महादेवी की रचना नहीं, युगांत नहीं है, और हैं उनकी निहार, सांध्यगीत और दीपशिखा। ये 3 हैं और युगांत नहीं है। हास रस का स्थायी भाव है? तो हास रस का स्थायी भाव है हास। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। सोरठा छंद में चरण होते हैं? सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है उप। प्रत्यय के भेद हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत और तद्धित। प्रश्न 15, प्रत्यय के भेद हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत और तद्धित। प्रश्न 16, हानि लाभ में समास है? हानि लाभ में द्वंद्व समास होता है। मछली का पर्यायवाची है मीन। यद्यपि में कौन सी संधि है? यड़। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है मधुनी। पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है प्रथम पुरुष द्विवचन। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। 2 गद्यांश आते हैं और 2 गद्यांश में से हमको एक हल करना होता है। तो ये गद्यांश है, आज हम डैश डैश और रखेगा। ठीक है, तो ये गद्यांश के प्रश्न ये हैं। गद्यांश हम आपको दिख जाएगा वीडियो में। तो इसके प्रश्नों को हल करते हैं हम। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ है, ये लिया गया है हमारा भारतीय संस्कृति से। तो हम इसका बनाएंगे, प्रस्तुत गद्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा से ली गई हैं। के पाठ, गद्य गरिमा के पाठ भारतीय संस्कृत से लिया गया है और जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रस्तुत गद्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या यह है, जाति, धर्म, भाषा आदि रूपी विविध नदियों में एकता रूपी जल अमृत की तरह प्रवाहित हो रहा है, परंतु आज यह दूषित हो रहा है। आज हमें उस अमृत तत्व की तलाश है जो सदियों पूर्व प्रवाहित होता था। पहले लोगों में मेल होता था, एकता होती थी, वह एकता धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो रही है। तो उसकी हमें तलाश है कि यह एकता क्यों समाप्त हो रही है। अब अगला प्रश्न है 3, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है?
हमारा अस्तित्व भारतीय संस्कृति की एकता के कारण कायम है। दूसरा है गद्यांश इसका अथवा में आता है, या तो हम ये हल कर लेंगे पहला, या हम दूसरा हल करेंगे। तो दूसरे को भी देख लेते हैं, आपका जो जी चाहे वो कर लें, जो अच्छा लगे, जो अच्छे से समझ में आए। दूसरा इसका गद्य है, यह कोई बात डैश 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 उत्साही का। तो यह आपको गद्य मिल जाएगा। अब इसके प्रश्न हम हल करते हैं। संदर्भ है, पहला है संदर्भ पूछा जा रहा है, तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से ली गई हैं, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रश्न 2, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या है, समान गुण व विचार के अतिरिक्त असमान गुण व विचार वाले भी मित्र होते हैं। यानी कि हम एक समान विचार वालों के साथ ही साथ हमारे असमान विचार हैं तो भी हम एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं? विभिन्नताएं देखकर। जो गुण उनमें नहीं है वह गुण दूसरों में मिल जाए तो वह उनसे मित्रता अतिशीघ्र कर लेते हैं। चलो खंड बा को हल करते हैं। पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर पद्यांश पर आधारित होंगे। ठीक है, पहला था वो गद्यांश पर आधारित था, दूसरा है पद्यांश पर आधारित। इसमें दिया है निर्गुण कौन डैश 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 सबे मत नासी। तो ये काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न है। ये काव्य पंक्तियां आपको वीडियो में दिख जाएंगी। इससे संबंधित प्रश्न पहला है, संदर्भ क्या है इसका? तो ये काव्य पंक्ति ली गई है सूरदास के पद से, तो इसका संदर्भ बनेगा प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास नामक पाठ से ली गई हैं, कविता से ली गई हैं, सूरदास के पद से ली गई हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 2 है, कौन है जनक कौन है जननी कौन नारी को दासी, कैसे वर्ण वेश हैं कैसो किहि रस में अभिलाषी। ये पूरी काव्य पंक्तियों में से ये 2 लाइनें निकाल ली गई हैं, क्योंकि इन पर अंडरलाइन था। इनको हम कहते हैं रेखांकित अंश। ठीक है, तो इसमें प्रश्न 2 में पूछा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसका अर्थ है, निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है, उसका पिता कौन है, माता कौन है, स्त्री और दासी कौन है, उसका रंग और वेश कैसा है, उसे किस रंग से लगाव है। तो ये तो प्रश्न 2 का उत्तर था। अब प्रश्न 3 है, मधुकर से क्या तात्पर्य है? तो मधुकर यहाँ पर उपयोग किया गया है उद्धव के लिए। उसके बाद हम देखेंगे पद्यांश दूसरा है, ये करें अथवा दूसरा करें, अथवा लिखा है इसमें, ये करें अथवा दूसरा भी दिया है। अतुलनीय जिसके डैश 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 रण गर्जन। ठीक है, ये काव्य पंक्तियां हैं, ये काव्य पंक्तियां आपको दिखेंगे वीडियो में। इससे संबंधित प्रश्न है, पहला प्रश्न है संदर्भ है, राम संदर्भ पूछा है, तो यह ली गई हैं किससे? स्वदेश प्रेम से, और इसके जो रचयिता हैं कवि हैं वो हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका बनेगा संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम से ली गई हैं, जिसके रचयिता या कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। उसके बाद प्रश्न दूसरा रहेगा, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये काव्य पंक्तियों में से इन पर अंडरलाइन होता है, इनके नीचे लकीर खिंची हुई होती है, इसी को कहते हैं रेखांकित अंश। तो इसकी हम व्याख्या करेंगे, देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। आकाश के नक्षत्र भारत के अतुल वैभव के साक्षी हैं और गरजती हुई लहरों द्वारा समुद्र इसके जयघोष सुनने का साक्षी है। प्रश्न 3 रहेगा, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो गद्यांश में इसका उत्तर है, गद्यांश में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। तो ये तो पद्यांश से थे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर गद्यांश लिखा है, यहाँ पर पद्यांश होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पद्यांश समझ लें। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है,
संस्कृत गद्यांश की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या कीजिए। यहाँ पर संस्कृत में एक गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं और पद्यांश से पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी कि संस्कृत में पाठों से और कविताओं से। तो पाठों से संबंधित उसको कहते हैं गद्यांश। तो इसमें दिया है ऐसा नगरी डैश 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 भाषायाम कार्यतः। ये बहुत वर्ष आ चुका है यह, इसी से व्याख्या। तो इसका अनुवाद हम समझते हैं। अगर संदर्भ पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं कि यह हमारा प्रस्तुत संस्कृत पंक्तियां, या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत, ठीक है, संस्कृत खंड से ली गई हैं और इसमें रचयिता कुछ होते नहीं, ठीक है, और इसका पाठ का नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसका अनुवाद देखते हैं, अनुवाद पूछा जाता है, अनुवाद समझते हैं। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा, संस्कृति यानी कि कल्चर और संस्कृत यानी कि विषय होता है। तो यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र, मतलब चारों ओर फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। प्रश्न 4, संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या करना है हमको, देखेंगे। प्रश्न 3 में था संस्कृत गद्यांश और प्रश्न 4 में है संस्कृत पद्यांश। उत्तरम यत् डैश डैश यत्र संतति। तो हमें इसका क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या। तो संदर्भ है इसका, प्रस्तुत श्लोक संस्कृत खंड से वीर वीरण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। व्याख्या करते हैं अब इसकी। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह भारत नाम का देश है, जहां की संतान भारतीय है। ये संस्कृति पंक्तियां आपको दिखेंगी, ठीक है। आप प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। खंड काव्य से 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से हमको एक हल करना होगा, ठीक है। और खंड काव्य में भी अलग अलग जिले में दिया गया है, आप अपने जिले का देख लें कि आपके जिले में कौन सा आता है। तो यहाँ पे हम आगरा जिले से संबंधित मुक्तिदूत को बता रहे हैं, देखेंगे। मुक्तिदूत खंड काव्य में गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो गांधी जी का चरित्र चित्रण समझते हैं। गांधी जी एक महान पुरुष थे। वे एक उच्च घराने में पैदा हुए थे, ठीक है। उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था, पिता का नाम करमचंद गांधी था, और इनकी पत्नी थी जिनका नाम था कस्तूरबा गांधी, जिनको वे बा कहकर पुकारते थे। गांधी जी अहिंसावादी थे, ठीक है। इनके 3 बंदर भी हैं, जो 3 बातों को, 3 बंदर से मतलब इनकी 3 बातों को याद किया जाता है आज भी, वो बंदरों के माध्यम से बताया गया है। जैसे, ना तो हमको बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, और ना ही हमें बुरा सुनना है, ठीक है। इन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया, जैसे स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, कई प्रकार की। इनके बालक भी थे 4, जिनका बहुत ही कम वर्णन किया गया है। हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास, और 5वें पुत्र थे जमनालाल बजाज। इन्होंने दलितों के लिए बहुत कुछ किया है। इन्होंने दलितों के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत से प्रयास किए, और भारतीय स्वतंत्रता में भी इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। आज हम भारतीय करेंसी पर, भारतीय मुद्रा पर, भारतीय नोट पर गांधी जी का चित्र देखते हैं, अंकित है। इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है। इनका योगदान जितना बताया जाए उतना कम है, और बाकी का आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं जीवन परिचय लेखक। 3 लेखकों का आएगा जीवन परिचय, 3 में से किसी एक लेखक का हमें जीवन परिचय देना होगा। तो हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय समझते हैं। जयशंकर प्रसाद
जन्म और मृत्यु देखते हैं जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद का जन्म और मृत्यु है। जन्म है 1889, वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, जन्म है इनका 1889 वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1937 में। तो कुल मिलाकर ये 48 वर्ष तक जिए, और इन 48 वर्षों में इन्होंने भारतीय हिंदी साहित्य में बहुत कुछ योगदान दिया है। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हम यहाँ पर जो इसमें डिटेल दी गई है वो सूक्ष्म डिटेल दी गई है, संक्षिप्त। इसको आप अपनी भाषा में और बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं, इनका साहित्यिक योगदान लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें तो मुख्य बिंदु दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से थोड़ा और लिख सकते हैं। तो इस तरह से इनका जीवन परिचय हो जाएगा। इनके पिता का नाम है देवी प्रसाद, जो कि एक सुगनी साहू नाम से वैश्य परिवार था ये, और इस नाम से जाने जाते थे। ये बहुत ही दानशील थे। इनके यहाँ कवियों का अत्यधिक सम्मान किया जाता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन्होंने पत्रिकाएं भी लिखी। इनकी 2 मुख्य पत्रिकाएं हैं, हंस एवं इंदु। उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो कि अपूर्ण है। उसके बाद नाटक की बात करते हैं तो नाटक है इनका चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, राज्यश्री, अजातशत्रु, प्रायश्चित, विशाख, कहीं कहीं विशाखा भी लिखा है। कहानी है इनकी प्रध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, छाया, आंसू, लहर, झरना। आंसू, लहर, झरना ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो प्रश्न 6 के का में हमको लेखक का जीवन परिचय पूछा था। अब बात करते हैं प्रश्न 6 के खा में। इसमें हमें पूछा जाता है कवि का जीवन परिचय। 3 में से हमको एक का उत्तर देना होता है। तो हम बात करते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी एक महान कवि थे। ठीक है, और ये राम भक्त थे। जन्म इनका उत्तर प्रदेश चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनके जन्म के विषय में भी कई भ्रांतियां हैं, लेकिन ये सबसे उचित माना गया है। तो इनका जन्म चित्रकूट जिले के उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। ये सरयू पानीर ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण थे, और इनकी माता का नाम था हुलसी, पिता का नाम था आत्माराम दुबे। अव्युक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण, मतलब इनके कुछ नक्षत्र खराब थे, तो इनके माता पिता ने इनको जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। ठीक है, उसके बाद स्वामी नर हरिदास ने इनका पालन पोषण किया, और इनका विवाह एक सुंदर युवती रत्नावती से हुआ। वे पत्नी प्रेम में अधिक रहते थे, पत्नी के प्रेम में ही बंधे रहते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, एक बार इनकी पत्नी इन्हें बिना बताए अपने मायके चली जाती हैं। जब ये घर वापस लौटते हैं तो अपनी पत्नी को खोजने के लिए रात में निकल जाते हैं, और घर के पीछे वाले हिस्से से होकर पहुंच जाते हैं और अपनी पत्नी को जगाते हैं। इसी समय घर के बाकी लोग भी जाग जाते हैं। तो इनकी पत्नी को अत्यधिक लज्जा आती है। उसी समय वो फटकार देती हैं कि तुम इतना प्यार करते हो हमसे, इतना प्रेम करते, तो बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती है। अगर राम भक्ति में तुम अपना जीवन बिताते तो शायद कुछ कर लेते, तुम्हारा नाम हो जाता। मुझे धिक्कार है कि तुम्हारे जैसा मुझे पति मिला है। तो उनकी फटकार से उन्हें ऐसी फटकार लगी, तो अंदर से वो द्रवित हो गए और वापस घर पर नहीं आए, और उन्होंने घर को त्याग दिया और वह पूर्णतः राम भक्ति में लग गए। इसके बाद बात करते हैं, इनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में काशी के अस्सी घाट पर। ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी, और इन्होंने जो भी अध्यापन किया था, ये ज़्यादातर काशी, वाराणसी इत्यादि में ही हुआ था। इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। कहीं 12 तो कहीं 13 दी गई हैं, तो यहाँ पर 13 रचनाओं के बारे में बता रहे हैं हम। रामचरितमानस,
विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली। बरवे रामायण, जानकी मंगल, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपिनी, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली और हनुमान बाहुक। प्रश्न 7, संस्कृत श्लोक। हमें एक संस्कृत श्लोक लिखना होता है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जो हमारे पेपर में, प्रश्न पत्र में, पेपर में जो श्लोक नहीं आया हो, उस श्लोक को हमें लिखना होता है। ठीक है, तो श्लोक लिख देंगे हम। बंधनम मरणम वापि जपो वापि पराजय, उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। हमने एक ही पंक्ति में लिख दिया है, आप इसको 2 पंक्तियों में लिखें। ठीक है। प्रश्न 8 है संस्कृत प्रश्न उत्तर। 4 में से हमको 2 हल करने होते हैं। पहला प्रश्न है ज्ञान कुत्र संभवति, तो इसका उत्तर रहेगा ज्ञानम सर्वत्र संभवति। प्रश्न 2, भारतीय संस्कृते मूलम किमस्ति, तो इसका उत्तर रहेगा विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एवं अस्ति। तो हमें 4 में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे। अंतिम प्रश्न रहता है हमारा निबंध। तो निबंध में हमको विकल्प आते हैं हमारे पास। ठीक है, 4 निबंध होते हैं, 4 में से हमको एक करना होता है, अपनी पसंद का कोई सा भी एक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं नारी सशक्तिकरण की। ठीक है, नारी सशक्तिकरण। जब हम लिखते हैं नर और नारी, तो अब देखेंगे कि नर शब्द में मात्राएं कम हैं, डंडा भी कम है। नारी लिखेंगे तो डंडा भी और मात्रा भी। तो वैसे ही दिखाई दे रहा है कि नर से बड़ा होता है नारी शब्द। केवल शब्द ही नहीं बड़ा होता है, इसका महत्व भी बड़ा होता है। कुछ वर्षों से, यानी कई समय, बहुत समय से पूर्व स्त्रियों की दशा शोचनीय थी। उनको पुरुषों के बराबर कोई भी अधिकार नहीं दिए जाते थे, उनको शोषित किया जाता था। लेकिन अब समय बदल गया है, अब नारी का समय है। बहुत समय से इनको दबाया, लेकिन अब दबने का समय नहीं है, बराबरी का समय है। तो अब जो शिक्षित हैं या शिक्षित होते जा रहे हैं, वह जानते हैं महत्व क्या होता है नारियों का। उनको पूर्ण अवसर दिए जा रहे हैं हर क्षेत्र में। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको नारी की शक्ति का उदाहरण देखने को मिल जाएगा। चाहे ऑटो रिक्शा वाले हों, ऑटो रिक्शा, टेम्पू, ऑटो, उसको लड़के ही नहीं, पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी चलाती हैं। एरोप्लेन, हवाई जहाज, लड़के ही नहीं, पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी चलाती हैं। ट्रेन, रेलगाड़ियां, लड़के ही नहीं, लड़कियां भी चलाती हैं। बैंकिंग क्षेत्र में जाएंगे आप, वहां पर लड़कों से ज़्यादा लड़कियां दिखाई दी जाएंगी। अध्यापन कार्य में, शिक्षण कार्य में आप जाएंगे, वहां पर भी लड़कियां आपको अधिक दिखाई दे जाएंगी। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रह गया है जहां पर स्त्रियां नहीं हो। ठीक है, और चाहे खेतीबाड़ी का काम हो, किसी प्रकार का कोई भी काम हो, स्त्रियां अब पीछे नहीं हैं, स्त्रियां अब आगे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, स्त्रियों को आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर देना चाहिए। ठीक है, ताकि वे हमारे कंधे से कंधा मिलाकर देश की भागीदार में हिस्सा ले सकें और हमारी शक्ति बने, हमारी कमजोरी नहीं बने। बाकी का आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो। तो ये पेपर का अंतिम प्रश्न था। नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।